नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से आई खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवस के काशी दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, उनका 2 दिवसीय काशी का यह दौरा रहेगा। इसी के साथ साथ वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। सीएम योगी ने बैठक की तैयारियों की समीक्षा की है। होटल ताज पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ साथ 24 जून को प्रस्तावित है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। तो ये तमाम जानकारियां आपको दे दें। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो वाराणसी पहुंचे हैं। सीएम योगी ने बैठक की तैयारियों की समीक्षा की है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो होटल ताज पहुंचकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। 24 जून को प्रस्तावित है मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर जायजा लेते हुए नजर आए हैं। तमाम चीजों को बारीकी से देखते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए हैं। किस तरीके की तैयारियां की जाए और किस तरीके की तैयारियां की गई है, इनका जायजा लेते हुए सीएम नजर आए हैं। वहीं काशी के दौरे के बाद गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपको बता दें, गोरखपुर में दिवंगत महानगर अध्यक्ष के आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। स्वर्गीय देवेश श्रीवास्तव के आवास पर शोक संवेदनाएं उनकी ओर से व्यक्त की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाग दिवंगत समाजसेवी गुड्डू सिंह के आवास पर भी सीएम पहुंचे हैं। गुड्डू सिंह के आवास पर शोक संवेदनाएं उनकी ओर से व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ अस्वस्थ चल रहे अजय सिंह के स्वास्थ्य की भी जानकारी सीएम ने ली है। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं गोरखपुर के बाद अब संभल का रुख कर लेते हैं। संभल में सपा नेता जियाउर रहमान बर्क का लेकर के ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। उनकी ओर से बिजली का बिल जमा करवाया गया है। आपको बता दें, 6 लाख रुपए का ये बिल है, ये जमा करवाया गया है। सपा नेता ने बिजली चोरी मामले में ये बिल जमा करवाया है। 6 लाख रुपए का ये बिल है। पहले से दोषी जो है यहां पर दिए गए थे। जियाउर रहमान बर्क जो है, आपने वो खबरें देखी थी जब उनके घर पर जो तमाम विभाग जो है, बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में एक खामियां सामने आती है कि मीटर बंद था और यहां पर बिजली की चोरी की जा रही थी और इसी को लेकर के उनकी ओर से 6 लाख रुपए यहां पर जमा करवाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पहले से दोषी करार किए गए थे जियाउर रहमान बर्क और इसी को लेकर के उनकी ओर से यह जुर्माना भरा गया है। 6 लाख रुपए का यह जुर्माना। देखिए, हम बिजली घर आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने सांसद जी के विरुद्ध जो एक बिजली चोरी का एलिगेशन लगाया गया था, उसमें हम माननीय उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि आप जो है 1,91,00,000 की रिकवरी जो उन्होंने हमारे खिलाफ नोटिस दिया था, उसके लिए उन्होंने कहा 6 लाख रुपए आप जमा करिए और 6 लाख रुपए जमा करने के बाद आपका बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और अगली सुनवाई फिर आपकी 2 जुलाई को होगी। कितने रुपए का आज हमने जो है 6 लाख रुपए का ड्राफ्ट जो है बिजली विभाग में जमा किया है और साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र भी दिया है कि आप हमारा बिजली का कनेक्शन जोड़ दीजिए। वहीं संभल से आपको आगरा लिए चलते हैं। आगरा में जीआरपी पुलिस ने 48 घंटों में ही एक अपहरण की वारदात को सुलझा दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति और उसकी इस करतूत को बेनकाब किया है। किसका हुआ था अपहरण और क्या यह पूरा की पूरा मामला है और पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे किडनैपिंग केस को सुलझाया, इस रिपोर्ट में देखिए। गोद में दिखाई दे रहा ये 4 साल का मासूम बच्चा 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया था और किडनैपिंग की वजह थी बेटे की चाह। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस व्यक्ति ने इस बच्चे का अपहरण किया था वो पेशे से एक मजदूर है और उसके पास पहले से 3 बेटियां भी हैं। अपने पास बेटा न होने की कमी के चलते आरोपी कोमल सिंह कुशवाहा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खेल रहे 4 साल के मासूम बच्चे को अगवा कर लेता है। जिस वक्त बच्चे को अगवा किया गया उस समय बच्चे की मां बच्चे के साथ नहीं थी और बच्चे को अकेला देख कोमल सिंह बच्चे को अपने साथ ग्वालियर ले जाता है। बच्चे की मां की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की, जिसमें पुलिस टीमें सैकड़ों कैमरे खंगालते हुए ग्वालियर के कूप में गांव बूढ़ा पहुंची और बच्चे को अपहरणकर्ता के घर खेलता हुआ पाया। जीआरपी थाना आगरा कैंट में 14 तारीख को एक महिला सोनी देवी ने आकर के अवगत कराया कि
दोपहर से उनका जो बालक है जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है, नाम आर्यन है, वह उनको स्टेशन परिसर से गायब है और उनको नहीं मिल रहा है। जैसे ही ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया और उसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो लड़का आर्यन था, ये किसी कारणवश लिफ्ट से एफओबी ब्रिज पे चले गए थे और वहां पे एक व्यक्ति जो सीसीटीवी कैमरा में नजर आए थे, वो इस बच्चे को अपने साथ एक ट्रेन में बैठा करके ग्वालियर की तरफ ले गया। पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत करते हुए 14 टीमों का गठन किया और आज दिनांक 16 तारीख को इस बच्चे आर्यन को और इसके अपहरणकर्ता को, जिसका नाम कोमल सिंह कुशवाहा है और इनकी पत्नी रानी, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस बच्चे को सकुशल बरामद किया है। अभी तक की जांच में आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि कोमल सिंह मजदूरी का काम करता है और उसने बेटे की चाह को लेकर ही ये अपहरण किया था, क्योंकि उसके पास पहले से 3 बेटियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ से एक और बड़े चुनावी अपडेट सामने आए हैं। यूपी में पंचायत चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में 504 ग्राम पंचायत कम हो जाएंगी, ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। अब 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर के जारी कर दी है। अब ग्राम पंचायत की संख्या में फेरबदल नहीं होंगे। इसी के साथ अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही है। 826 ब्लॉक प्रमुख, इसी के साथ 75 जिले पंचायत अध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे और इसको लेकर के अगले साल चुनाव किए जाएंगे। तो ये तमाम बदलाव जो है ये किए गए हैं और उसकी जानकारी यहां पर सामने रखी गई। तो अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां रखी गई है और इसको लेकर के 826 ब्लॉक प्रमुख, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जीएसटी चोरी को लेकर के ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। जीएसटी चोरी करने वाली फर्जी फर्मों के खिलाफ अब पुलिस इनसे निपटती हुई नजर आएगी। 7 फर्जी फर्मों की सूचना शासन को भेजी गई है। इसी के साथ कम राजस्व वसूली वाले जोन की समीक्षा शुरू कर दी गई है। फर्जी फर्म से जीएसटी चोरी करने वालों से अब पुलिस निपटती हुई नजर आने वाली है। राज्य कर विभाग फर्जी फर्मों की सूचना शासन को सौंपेगा। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के हरकत में प्रशासन आया है। वहीं यूपी पुलिस इन दिनों बदमाशों को ढूंढकर उन्हें उनके किए गई सजा दिलवाने के लिए लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। कानून का राज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पुलिस की ओर से लगातार तबश दी जा रही है। इस दौरान कई बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वो घायल होकर सरेंडर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस तरह की 2 घटनाएं सामने आई हैं, बहराइच और रामपुर से। यहां क्या कुछ मुठभेड़ के दौरान हुआ है, क्या कुछ ये घटनाएं हैं, इन रिपोर्ट में देखिए। बुरा करोगे तो नहीं बचोगे, भागोगे तो भाग नहीं पाओगे, छुपोगे तो ढूंढ लिए जाओगे। यूपी पुलिस इन दिनों इस कथन पर काम करते हुए देखी जा सकती है। यूपी पुलिस आए दिन चुन चुनकर अपराधियों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी तरह के कुछ मामले सामने आए हैं रामपुर राइट से। पुलिस कर्मियों के बीच बेसुध पड़ा ये युवक है सद्दाम, जो पुलिस की कानूनी गोली खाने के बाद बेहोश पड़ा है। इसे यूपी पुलिस ने एक मुठभेड़ में काबू किया है। सद्दाम का गुलफशा नाम की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था, जिससे तर परिवार वालों ने गुलफशा की शादी निहाल नाम के युवक के साथ तय कर दी। जब इसका पता सद्दाम को लगा तो उसने गुलफशा को लस की बारात न आने देने की धमकी दी और अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए निहाल को शादी से ठीक 1 दिन पहले मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए सद्दाम नाम के शख्स को ढूंढा, जिसके बाद सद्दाम ने मौके पर पुलिस टीम पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। 15 तारीख को निहाल की हत्या हुई थी। निहाल की हत्या के बाद मोबाइल बरामद करने के लिए थाना कोतवालीगंज की पुलिस पार्टी के द्वारा आज अभियुक्त को ले जाकर मोबाइल बरामद करी थी। जैसे ही मोबाइल बरामद करते समय अभियुक्त सद्दाम के द्वारा पुलिस के कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पार्टी में फायर किया। तत्काल पुलिस एसएचओ गंज के नेतृत्व में आत्मरक्षा हेतु पुलिस के पार्टी के द्वारा
बदमाश को पर फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ। तत्काल प्रभाव से बदमाश उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा वो कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल की स्थिति में कोई स्पष्ट नहीं क्लियर हो पा रहा कि परिमरण शंका है। फिलहाल उसकी निहाल की 16 तारीख में शादी थी। शादी के उपरांत अभी जो इलेक्ट्रिक एविडेंस कलेक्ट करे जा रहे हैं, जैसे ही कुछ सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर एक और मुठभेड़ में पुलिस ने प्रयागपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना के आरोपी को काबू किया है। यहाँ पर भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी का पता लगाया और पुलिस पार्टी ने जब आरोपी को रोका तो रुकने की जगह उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी की ओर से भी फायर किया गया और आरोपी घायल हो गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए प्रयागपुर साइड में जा रहा, जो इकौना का जाने वाला है। इस सूचना पर प्रयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसने पुलिस को देख करके एक बगडंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। प्रथम पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था इसके और 2 साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। इन दोनों और इनके जैसी दूसरी कार्रवाइयों से पता लगता है कि यूपी पुलिस किसी भी तरह की ढिलाई न करते हुए कम से कम समय में अपराधियों को धरपकड़ में लगी हुई है, जिससे बदमाशों में खौफ से बदमाशी की घटनाएं कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो लगातार पुलिस की ओर से इस तरीके के ऑपरेशन लगातार जारी हैं। इसके साथ साथ हम आपको अलीगढ़ लिए चलते हैं। अलीगढ़ में लगातार तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अलीगढ़ अपनी तालों के लिए जाना जाता है, यही वजह है कि यहां तालों का शहर इसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ अब तालों के इस शहर को इसकी पहचान के लिए एक और प्रोत्साहन मिलने जा रहा है, जो शहर को देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला देगा। अलीगढ़ के लिए क्या है ये नई पहचान, इस रिपोर्ट में देखिए। का शहर कहे जाने वाले अलीगढ़ को अब उसके नाम और काम को लेकर के नई पहचान मिलने जा रही है। देश के प्राचीन काल और आधुनिक समय से ही तालों के लिए जाने जाने वाला इस शहर में देश का पहला लॉक म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसे शहर को पहले से मिला तालों का शहर की ख्याति और भी पुख्ता हो जाएगी। अलीगढ़ अपने अनोखे और मजबूत तालों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ बनने वाले ये लॉक म्यूजियम रामायण से डिजिटल युग तक की विरासत को प्रकट होंगे। ये लॉक म्यूजियम पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, जिसे 27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अलीगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे CMDNY के तहत एक 30 करोड़ की लागत से बनने वाला लॉक म्यूजियम, जो देश का अपने आप में पहली मिसाल होगी, स्वीकृत करा है। मेरे शुरू से जब से मेयर बना था, मेरे था कि हम अलीगढ़ को, जो हमारे ताले तालीम के लिए जाना जाता है, तो मेरा शुरू से एक विजन था कि हम अलीगढ़ को एक ऐसी अलीगढ़ की जनपदवासियों को एक ऐसा तोहफा सरकार द्वारा मिले जो शहर की पहचान पूरे विश्व में बनाए। तो मुझे पूरा विश्वास है आज जो ये हमारा लॉक म्यूजियम पास हुआ है, ये पूरे हमारे ताले की, जो हमारी मेन ODOP के तहत जो हमारे शहर की पहचान है, उसकी पहचान आज पूरे विश्व में मिलेगी। इसमें जो मेन होगा, एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, एक ऑडियो वीडियो रूम होगा, और जिस तरीके से हमारे पिछले 5-4 साल पहले भी, अगर हम लक्ष्मण रेखा को देखें, वो भी एक तरीके के ताले का ही काम था। फिर चाहे महाभारत काल में देखें तो चक्रव्यूह की रचना भी अपने आप में एक ताले की ही एक तरीके के पहचान थी। जो लॉक म्यूजियम नगर निगम अलीगढ़ द्वारा लगभग 28 करोड़ का बनाया जाएगा, माननीय महापौर और मंडलायुक्त महोदया के सहयोग से उसको मुझे लगता है जल्दी ही मूर्त रूप दिया जाएगा। पिछले सप्ताह नगर निगम द्वारा इसका प्रमुख सचिव महोदय के सामने प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसको शासन ने स्वीकृत कर दिया है। और इस लॉक म्यूजियम में कई तरह की खूबियां होंगी। सबसे पहले तो इस लॉक म्यूजियम में जो हमारा इतिहास रहा है ताला बनाने को लेकर, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। हमारी कल्चरल वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशंस को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बड़ों के लिए विशेष मनोरंजन की व्यवस्था वहां की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि ताला बनाना अलीगढ़ का ODOP प्रोडक्ट भी है, अलीगढ़ की पहचान भी है, जिसको सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेश में भी जाना जाता है,
उसको भी यहाँ पर वृहद स्तर पर बेसिकली यहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा, जिससे बाहर के जितने व्यवसायी हैं, जो खरीदार हैं, आकर उस म्यूजियम में उन सभी को देख सकें। इसके अलावा लॉक म्यूजियम में एक विश वॉल भी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो लॉक म्यूजियम को विजिट करेगा और अगर उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो अपने नाम का वहां पर एक ताला भी लगा सकते हैं। वहीं स्थानीय निकाय और सरकार की मदद से बनने जा रहे इस म्यूजियम को लेकर के अलीगढ़ के ताला एवं हार्डवेयर निर्माता संघ के अध्यक्ष ने भी खुशी जाहिर की है। देखिए, अलीगढ़ में जो लॉक म्यूजियम बनने जा रहा है, ये अलीगढ़ के लॉक के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों का यहाँ पर ताले का जो एक इतिहास है वो लगभग 200 साल पुराना है। अंग्रेजों से पहले के टाइम से ये ताला यहाँ बनता रहा है। उसके बाद इस ताले में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते चले गए हैं। उस जमाने के ताले जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा किस्म के होते थे, उसका अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन होता चला गया और आजकल जैसे डिजिटल इंडिया ऐसे डिजिटल लॉक तक ये कहानी चली है। जो हमारे तालों का इतिहास यहाँ पर जो प्रदर्शित किया जाएगा इस संग्रह के माध्यम से, वो वाकई में तालों की एक खूबसूरती को दर्शाएगा। ये बताएगा कि ताले किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई और किस किस स्टेप पे ये कैसे कैसे बदलाव आए इसके अंदर। बता दें कि ये लॉक म्यूजियम रामायण से डिजिटल युग तक की विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिससे शोधकर्ता और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को भी एक छत के नीचे कई तथ्यों को जुटाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इससे शासन प्रशासन का पर्यटन और मनोरंजन दोनों हित साधने का प्रयास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गोमती नगर के सामने आई प्रशासन की कार्रवाई। यहां पर गोमती नगर में प्रशासन की कार्रवाई जो है वो सामने आई है। ओम साइंस सिटी सेंटर 2 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी गई है। आपको बता दें, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। यहां प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने यह पूरी की पूरी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 50 बीघा में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। यहां प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। 50 बीघा में यहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इसके खिलाफ यहां पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। गोमती नगर में ये प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। वहीं कानपुर लिए चलते हैं। कानपुर के बर्रा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन स्कूल की इमारत का लेंटर गिरने की घटना सामने आई है, जिसमें कई मजदूर दब गए थे। इस घटना के पीछे क्या वजह रही है, इसी के साथ साथ इसको लेकर के प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में एक निर्माणाधीन स्कूल की इमारत का लेंटर अचानक गिर गया, जिससे कई मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत बचाव का काम शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। जानकारी है कि ऐसा उस समय हुआ जब निर्माणाधीन इमारत का काम चल रहा था। जब यह तो उस समय इस निर्माणाधीन छत पर 17 से 18 लोग मौजूद थे और छत गिरने के बाद ये सभी लोग इस हादसे की जद में आ गए। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। प्रशासन की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया। हालांकि प्रशासन के पहुंचने से पहले ही 16 से 17 मजदूर बाहर निकाले जा चुके थे, लेकिन एक मजदूर को निकालने के लिए फायर और पुलिस की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस एक मजदूर को भी फायर विभाग की टीम ने सूझबूझ के साथ सुरक्षित निकाल लिया था। हरदेव नगर में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें बर्रा के अंतर्गत इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के थ्रू, उच्च अधिकारियों के थ्रू। कोई एक बिल्डिंग जो है जिसमें लेंटर पड़ा था, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, नीचे ढह गई है और उसमें काफी लोगों के दबे होने की संभावना है। तो इस सूचना पर जो भी हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी, हम और पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची तो देखा काफी ज्यादा पैनिक की स्थिति थी। तो उसमें पूछताछ करने पर यह पाया गया कि इसमें 18 से 19 लोग अंदर थे उस टाइम पे, और जो लेंटर गिरते ही उसमें से 17-18 लोग बाहर आ गए और लगभग 1 या 2 फंसे होने की आशंका है।
तो सभी के सहयोग से पूरा क्योंकि नीचे से एक्सेस नहीं था, लेंटर पूरा उसका डैमेज था, तो ऊपर जाके पूरे हमारी टीम ने पूरा सभी के सहयोग से पूरा पत्थर को हटाने का कार्य किया और उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति जिसकी आवाज आ रही थी वो जीवित अवस्था में था। तो उसको देखते हुए आसपास के पत्थर हटाते हुए, आसपास का मलबा हटाते हुए उसको पहले उसको एक्सेस क्लियर किया गया। तो उसको जब पाया गया पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो आसपास के स्लैब्स को बड़े सुरक्षित तरीके से कि अगर थोड़ी सी मिसहैंडलिंग हो जाए तो वो क्रश भी हो सकता है, तो बड़े अच्छे से करते पूरी टीम ने इसको व्यक्ति को सकुशल, जो इसका पैर दबा हुआ था, इसके हाथ वगैरह दबे थे, पूरा सकुशल निकालते हुए और सुरक्षित इसको निकाल लिया गया और सुरक्षित निकालकर इसको अस्पताल भेज दिया गया। बता दें कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह रही, साथ ही पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। गुनहगार का पता लगाने पर उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो कानपुर के इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है। इसका गुनहगार कौन है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद से खबर सामने आई है, जहां पर विजयनगर थाना क्षेत्र में पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ है। देवरसा भारवस कॉलोनी में यह पार्किंग विवाद हुआ है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर के यहां पर कहासुनी होती है और ये कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट में तब्दील हो जाती है। विवाद के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग तक कर दी। एक राहगीर युवक के पैर में चोट लगी है। आपको बता दें, उसके पैर में गोली लगती है, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये पूरा के पूरा मामला जो है ये पार्किंग को लेकर के सामने आता है। विवाद के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। इसी के साथ इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। आज दिनांक 17 जून 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि विजयनगर के देवरस भावरस कॉलोनी में दो पक्षों के बीच में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें इसके पश्चात इनके बीच में कहासुनी हुई और मारपीट हुई और इसमें एक पक्ष द्वारा मौके पर फायरिंग भी की गई। जो फायर एक वहाँ पर जो एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ था उसके पैर में लगी है। इस व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु MMG हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी इनका वहाँ पर इलाज चल रहा है, इनकी स्थिति सामान्य है। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।